मौर्य काल के बाद भारत के सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया था और मौर्य काल कमजोर हो गया। मौर्य काल में आपको बता दें कि 5 क्षेत्रों में भारत को उन्होंने प्रांतीय गवर्नमेंट की तरफ बांट दिया था। अशोक की मृत्यु के बाद यह धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करने लगे और ये कमजोर शासक हो गए। इसके बाद यहां पर ब्राह्मण वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन आए। उसी समय चूंकि भारत अपनी संस्कृति और अस्मिता को बचाने में अब तक सफल इसलिए रहा है क्योंकि उत्तर में ये हिमालय इसे बाउंड्री बनाता है, जो कि उत्तर ही नहीं पूरब तक ये कवर करता है। दक्षिण में उतने अच्छे नौका नहीं थे, इसलिए समुद्र इनकी सीमा बनाता है। पश्चिमी भाग में इस जगह डेजर्ट होने के कारण, यानी मरुस्थलीय रास्ता होने के कारण भारत में आना कठिन था। केवल एक ही जगह बचता था, वह था नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम भाग। उत्तर पश्चिम भाग से प्रायः आक्रमणकारी आए। भारत में सबसे पहले यह प्रश्न आता है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया? तो ये आने वाले ईरानी थे। ईरानी हकमनी वंश के थे और ये भारत पर आक्रमण किए थे। भारतीय सीमा में सिकंदर प्रवेश नहीं किया, लेकिन बाद में भारत पर आक्रमण करने वाले इंडो ग्रीक, सीथियंस, पल्लव और कुषाण थे। तो सबसे पहले इनका नाम लिख दे। विदेशी, जिसे बैक्ट्रियाई बोलते हैं, विदेशी जिसे बैक्ट्रियाई बोलते हैं, इसका हिंदुस्तानी नाम जो है वह है यवन या यूनानी। ये ग्रीस के निवासी है, भारतीय नाम। इसे हम लोग हिंद यूनानी के नाम से जानते हैं, इंडो ग्रीक। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो थे वह थे सीथियन। सीथियन को हम लोग भारतीय नाम शक बोलते हैं। शकों की 5 शाखा भारत में आई। तीसरा नाम जो है पार्थियन, इन्हें पल्लव या पहलव बोलते हैं। और चौथे आक्रमणकारी यूची थे। ये नाम से ही पता चलता था कि चाइनीज है, और ये थे कुषाण। तो इस प्रकार भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों में हिंदी यूनानी, इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाण थे। मौर्य वंश के उत्तराधिकारी काफी कमजोर हो गए थे। उस समय आपको बता दें कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में बैक्ट्रियाई यानी इंडो ग्रीक जो राजा थे वो भारत में प्रवेश करने लगे और पंजाब के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके इसे अपना एक नया राज्य बनाए। इसमें डेमेट्रियस फर्स्ट था। इसने पंजाब के पास साकल, ये वर्तमान सियालकोट है, और यहां पर अपनी राजधानी बनाई।
हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य में इस यूनानियों को यवन मिलता है। ये यवन सिकंदर के स्थान से बिलोंग करते हैं और वो लोग भारत में मसाले के लिए आकर्षित हुए थे और खासकर इन मसालों में ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। काली मिर्च का दूसरा नाम यवन प्रिय मिलता है। यवन प्रिय, क्योंकि ये लोग इस काली मिर्च को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए इसे यवन प्रिय मिलता है। डेमेट्रियस प्रथम के उपाधियों में, यानी यह पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए। और इन सिक्कों पर उसके नाम मिलते हैं, इसलिए इंडो ग्रीक ने सबसे पहले भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाई। लेकिन चूंकि ये विदेशी थे तो ये इस सिक्कों को विदेशी मुद्रा में हम काउंट करते हैं, जबकि भारत में सिक्के चलाने का, भारतीय सिक्का चलाने का श्रेय जाता है कुषाणों को। तो यह प्रश्न आता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाणों ने, वो भी विदेशी थे। और सबसे शुद्ध सिक्के चलाए थे गुप्तों ने, 24 कैरेट का गोल्ड। तो यह पहला शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए। डेमेट्रियस के बाद इसका सबसे प्रसिद्ध शासक जो है वह था मिनांडर। मिनांडर बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है और मिनांडर और बौद्ध गुरु नागसेन वर्सेस मिनांडर के बीच में जो बहस होती है, उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो। ये इंपॉर्टेंट बुक है और पूछता है कि मिनांडर और नागसेन के बीच कन्वर्सेशन हुआ है और उसका नाम है मिलिंद पन्हो। देखिए, मिनांडर का अभिलेख भी मिलता है और उस अभिलेख से पता चलता है कि इंडो ग्रीक ने भारत पे शासन किया। इंडो ग्रीक जब आक्रमण किए थे, तो भारत पर शुंग वंश का शासन था। शुंग में राजा थे पुष्यमित्र शुंग। यह भी पूछता है कि जब इंडो ग्रीक भारत पर आक्रमण किए थे तो भारत के शासक कौन थे? शुंग यानी पुष्यमित्र शुंग। अगर हम गार्गी संहिता काफी प्रसिद्ध है और गार्गी संहिता का माने तो इसके अनुसार भारत में यूनानी न केवल इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं दी, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में इन्होंने बहुत सारे नक्षत्रों की जानकारी दी। नक्षत्रों की जानकारी देने, तो कहता है कि भारत कर्जदार है हिंद यूनानियों के ज्योतिष के मामले में। मिनांडर को एशिया का रक्षक कहा गया। यह भी कई पुस्तकों में मिला है कि एशिया का रक्षक मिनांडर थे। दूसरे जो विदेशी आक्रमणकारी थे उसके बारे में, आक्रमणकारियों में दूसरा स्थान आता है शक या सीथियंस का। शक को ही सीथियंस बोलते हैं। और पार्थियाई अभिलेख में ऐसा मिलता है कि शकों की 5 शाखाएं भारत में आई। अगर हम 5 शाखाओं के बारे में जानकारी लें तो ये 5 शाखाएं, सबसे पहला शाखा जो है वो अफगानिस्तान में था, पहली शाखा। दूसरी शाखा जो थी इनकी
वह पंजाब में जहां तक्षशिला के आसपास पाकिस्तान वाला पंजाब। तीसरी शाखा जो थी वो मथुरा में आई। चौथी शाखा पश्चिम भारत और पांचवी शाखा दक्षिण भारत। अगर यहां देखें तो 1 नंबर यहां पे, 2 नंबर यहां पे, 3 नंबर यहां पे, 4 नंबर यहां और 5 नंबर, ये 5 शाखाओं में आई थी। शकों का मूल उद्देश्य ये लड़ाकू थे, चारागाह करते थे। तो ये लोग इन क्षेत्रों में अपने चारा के साथ साथ बहुत सारा जानवर रखते थे, तो लड़ने का काफी अभ्यास था। तो ये लोग इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। बताया जाता है कि यहां उज्जैन के पास, ये जो शकों की जो पश्चिम की शाखा थी उज्जैन, यहां पर सबसे पहले विक्रमादित्य, एक राजा था विक्रमादित्य, इसने शकों को पहली बार पराजित किया, पहली बार हराया। और तब से ये विक्रमादित्य जो है वो उपाधि हो गई। यानी जो भी व्यक्ति विदेशी आक्रमणकारियों को हराएगा उसे विक्रमादित्य की उपाधि मिलेगी। तो गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य दिया गया। कुल अब तक 14 विक्रमादित्य हुए। ये वही विक्रमादित्य हैं जिन्होंने विक्रम संवत चलाया था। आपको याद होगा 57 बीसी में इन्होंने विक्रम संवत कैलेंडर चलाया था। अंतिम विक्रमादित्य जो थे वो अकबर के साथ पानीपत के दूसरे युद्ध किए थे, जिनका नाम था हेमचंद्र। हेमचंद्र यानी हेम। ये 14वें और अंतिम विक्रमादित्य हुए। अब आता है कि शकों में सबसे प्रभावशाली राजा जो था उसका नाम था रुद्रदामन। सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली था। शक भारत में 165 बीसी में आए। यानी यह भी ये ब्राह्मण राजवंश है, शुंग वंश के काल में है। यह भी शुंग वंश के, क्योंकि धीरे धीरे मौर्यों का पतन हो गया और भारत कमजोर हो गया, तो कमजोर शासकों को हराना आसान हो गया। और यह रुद्रदामन भारतीय धर्मशास्त्र, भारतीय संस्कृति से काफी प्रभावित हुआ। और बताया जाता है कि रुद्रदामन ने पहला बार संस्कृत भाषा में अभिलेख चलाया, जिसका गिरनार अभिलेख के नाम से जानते हैं। किसी विदेशी द्वारा संस्कृत भाषा में यह पहला अभिलेख है। इसने प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। यह गिरनार पर्वत पर स्थित है और उस झील की मरम्मत करवाई और इसे सिंचाई हेतु बनवाया। तो इनके बारे में काफी जानकारी मिलती है। देखिए, इन्हीं शकों के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। या गुप्त काल में रहे और इसे हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पार्थियन भी विदेशी थे और ये सिस्तान या
अराकोशिया से भारत आए थे। यह भी विदेशी थे। इन्होंने भी भारतीय क्षेत्र को जीतने के उद्देश्य से यहां आए और सबसे पहले ये डेमेट्रियस फर्स्ट यहां आया। यहां आने के बाद इन लोगों ने उन्हीं क्षेत्र को कब्जा किया जहां पर पहले से ये शक थे। शकों को भगाने का काम किया और उस क्षेत्र पर इन्होंने कब्जा कर लिया। अगर पहला शासक के रूप में देखा जाए कि फर्स्ट शासक पल्लव कौन थे, तो पहला थे माउस प्रथम। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछता है तो इस वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है कि मिथ्रेडेटस फर्स्ट था। इस काल का सबसे इंपॉर्टेंट यह था कि सेंट थॉमस ये पहले ईसाई हैं जो भारत में आए। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पहले ईसाई भारत आए। इन्होंने यहां क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया। इन पार्थियनों की जो राजधानी थी वह थी तक्षशिला। उस समय तक तक्षशिला काफी पॉपुलर रहा था और ये आपको इस क्षेत्र में जानकारी होना चाहिए कि धीरे धीरे इस पीरियड में बौद्ध धर्म काफी अपने चरम सीमा पर था। तो इन लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। फिर शांति के दूत आए। अब जब यूची कबीले आए, यूची क्या यानी कि कुषाण, यूची चीनी कबीला थे और इन लोगों ने पार्थियन का इनको नष्ट कर दिया, यानी इनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और ये इनकी सत्ता समाप्त हो गई। चौथे विदेशी आक्रमणकारी थे कुषाण। ये यूची चाइनीज कबीला था। ये कबीला जो ईरान, अफगानिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान इत्यादि तक फैला हुआ था, ये लड़ाके थे। और भारत में इनका जो आगमन है वह 15 एडी से लेकर 35 एडी के बीच में माना जाता है। इसका आगमन जो है 15 एडी से 35 एडी से। कहा जाता है कि कुजूल कैडफिसस फर्स्ट इस कुषाण वंश के संस्थापक। इसके बाद विम कैडफिसस आए, ये उपाधि रही हो। और तब आए आपके कनिष्क। ये सबसे शक्तिशाली। अब इस यूचियों ने सबसे पहले पल्लव को पराजित किया। कुछ क्षेत्र में बसे जो पुराने शक थे उन्हें भी इन दोनों को क्षेत्रों से भगा दिया और इन्होंने अपना पहला राजधानी जो था उसे पुरुषपुर को बनाया। पुरुषपुर वर्तमान पाकिस्तान का पेशावर शहर है, तो इसको बनाया। फिर धीरे धीरे चूंकि
कुजुल कैटफिशेस के बारे में कहा जाता है कि इसने सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के, और इसमें खासियत यह थी कि इसमें शिव, त्रिशूल और नंदी थे। यानी कहने का मतलब कि ये प्रारंभ में शैव धर्म को अपनाया, लेकिन कनिष्क के पीरियड में यह बदल गया और यही कनिष्क है जिसने शक संवत चलाए पहले 78 AD में, और यही कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए उस समय इसके दरबार में नागार्जुन, वसुमित्र और अश्वघोष थे। अश्वघोष को इसने पाटलिपुत्र से जीता। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर एक विचित्र मुर्गी, बुद्ध का भिक्षा पात्र और अश्वघोष को ले गया। यह भी जान लें कि कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध समिति का आयोजन हुआ और इस चौथी बौद्ध समिति के वसुमित्र उपाध्यक्ष थे और अश्वघोष अध्यक्ष थे। बाकी 3 बौद्ध समितियों में केवल अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष नहीं थे। इसमें उपाध्यक्ष भी रहे थे। नागार्जुन जो सापेक्षिता का सिद्धांत यानी शून्यवाद दिया, शून्यवाद देने वाले कौन थे? नागार्जुन। इसे सापेक्षिता का सिद्धांत, सापेक्षिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। और आपको यह भी बता दें कि इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा गया। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा गया। कुषाणों की हालत कनिष्क के बाद धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और इसके अंतिम शासक जो थे वह थे वासुदेव। अब इन्हीं कुषाणों के सामंत जो गुप्त वंश का स्थापना किया और फिर से भारत को एकजुट करने में कामयाब है। गुप्त वंश के बाद भारत का राजनीतिक क्षेत्र में काफी बदलाव देखने को मिला। गुप्तोत्तर काल में आप यहां जाने कि सबसे पहले मगध केंद्र था। मगध के बाद प्रयाग यानी इलाहाबाद, और अब जो हो गया वह कन्नौज। क्यों? क्योंकि पश्चिम से आने वाले जो मार्ग थे वहां कन्नौज से ये उज्जैन जो रास्ता जाता था, तो इस कारण से कन्नौज काफी महत्वपूर्ण था ताकि यहां टोल टैक्स अच्छा मिले। तो कन्नौज के लिए हमेशा संघर्ष होते रहे। वर्धन वंश के संस्थापक जो थे वह पुष्यभूति थे। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति। पुष्यभूति एक छोटे से जगह थानेश्वर को राजधानी बनाया, यानी थानेश्वर इनकी राजधानी हुई। पुष्यभूति को वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के नाम से जानते हैं।
इसका पुत्र प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन अपनी स्थिति थानेश्वर को काफी मजबूत कर। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राज्यवर्धन थानेश्वर का शासक यानी प्रभाकर वर्धन का सक्सेसर। अब यहां पर इस जगह मालवा था और मालवा के शासक देवगुप्त थे तथा ये मगध के जगह अभी गौड़ प्रदेश यानी कि बंगाल इंक्लूडिंग, और यहां का शासक शशांक था। ये वही शशांक था, ये शैव धर्म का था, जिसने प्रसिद्ध बोधि वृक्ष कटवा डाली। बोधि वृक्ष जहां पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था उसको कटवा डाला था ताकि मंदिर को मिट्टी से भरवा दिया था। तो राजवर्धन के राजाभिषेक के समय राजश्री का विवाह कन्नौज में मौखरी वंश था और वहां का राजा ग्रहवर्मन का विवाह राजश्री से हुआ। चूंकि इकोनॉमिकली कन्नौज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए देवगुप्त और शशांक ये दोनों ने मिलकर और कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और ग्रहवर्मन की हत्या कर दी, राजश्री को कैद कर दिया। राजवर्धन अपनी बहन को छुड़ाने के लिए चल पड़ता है और शशांक ने उसे धोखे से मिलवाने के नाम पे राजवर्धन की हत्या कर दी। राजश्री अपने पति के साथ सती होने के लिए सारे आभूषण उस बंदी खाना के जो सैनिक था उसे देकर और जंगल की तरफ चल पड़ी। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में मात्र 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठता है और इसने न केवल देवगुप्त को हत्या की बल्कि शशांक को गौड़ प्रदेश तक खदेड़ दिया और इस क्षेत्र में उसने अपना साम्राज्य बनाया। और थानेश्वर तो राजधानी थी ही, इसने दूसरी राजधानी, चूंकि बहन नहीं लाया गई तो दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाई। इसके दरबार में एक कवि रहते थे, दरबारी कवि वाण भट्ट। इन्होंने हर्ष पर उनके बायोग्राफी लिखी, उनके जीवनी पर, जिसका नाम था हर्षचरित। हर्ष स्वयं एक कवि थे और इन्होंने 3 पुस्तक लिखी, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। हर्ष 647 यानी 606 एडी से लेकर 647 एडी तक शासन किया। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाता है और इसी कन्नौज के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। और इस कन्नौज में पहला
प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। ये तीनों आपस में लड़ते हैं। प्रतिहार कन्नौज के थे, राष्ट्रकूट साउथ के और बंगाल से पाल थे। ये तीनों लड़े। तो हर्षवर्धन को प्राचीन भारत के इतिहास का अंतिम ताकतवर शासक के रूप में जाना जाता है। हर्ष शुरू में आप देखे होंगे कि ये लोग बुद्धिज्म थे और बौद्ध धर्म का प्रश्रय इसके काल में भी मिला। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग हर्ष के काल में भारत आया और इसने यहां के सामाजिक और आर्थिक दशाओं का वर्णन किया।